फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ टेड ह्यूज महोदय का क्रो अलाइट्स। इस पोएम को वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करेंगे हम। पोएटिक डिवाइसेज, वर्ड मीनिंग्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कंफर्म करेंगे पोएम में। पर उसके पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे हुए हैं क्रो अलाइट्स या जिस कलेक्शन से ये पोएम लिया गया है उसके बारे में। तो जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ है क्रो अलाइट से, वो आपको पॉइंट वाइज रखा हूँ मैं। उसके अलावा और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, पहले पॉइंट्स कवर करते हैं और फिर चलेंगे हम पोएम को कंफर्म करने। फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था मिशिगन क्वार्टरली रिव्यू में, 1970 में ही पब्लिश हुआ था ये जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है ये पूछा जाए। टोटल अगर बात करें लाइन्स की तो 19 लाइन्स है इसमें। सिंगल स्टेंजा में ये पोएम है और फ्री वर्स में है, कोई राइमिंग स्कीम, कोई मीटर नहीं है इसका। लेकिन जो कलेक्शन में पोएम पब्लिश हुआ था वो था क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ द क्रो। 1970 में पब्लिश होने वाला ये कलेक्शन है जिसमें क्रो अलाइट्स जो था वो पब्लिश हुआ था। ये पूछा गया था इसलिए इसे कलर में किया गया है और वो भी बोल्ड रेड में। अगर सिलेबस में पूछा गया है कोई पोएम स्पेसिफिक तौर पर तो उसके पब्लिशर के बारे में भी पूछा जा सकता है। फेबर एंड फेबर इसके पब्लिशर थे। लिखा इट मार्क्स अ डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएटिक नॉर्म्स। जो ट्रेडिशनल इंग्लिश पोएटिक नॉर्म्स हैं, जिस नॉर्म्स पर पोएम्स लिखा करते थे उस समय के पोएट, वो थोड़ा सा अलग जा करके इम्प्रेस करते हैं रॉ, ब्रूटल और सरियल इमेजरी के प्रति। सरियल इमेजरी पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है समथिंग बियॉन्ड रियलिटी, यानी ऐसा कुछ पोएम में लिखना जो परे हो वास्तविकता से, लाइक ड्रीम, जैसे कि ड्रीम लाइक, या अनएक्सपेक्टेड हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा भी कुछ पोएम में लिखा हुआ है, पोएम में रखा हुआ है लाइन्स। जो सेंट्रल फिगर है क्रो इस पोएम में वो एक मिथिक है, ये याद रखिएगा। ट्रिकस्टर है, यानी कि चालबाज टाइप का एक क्रिएचर है जो इंस्पायर्ड है सेल्टिक मिथोलॉजी से, ओल्ड टेस्टामेंट से और इंडिजिनस लीजेंड से। ये जरूर याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। ये पोएम जो है आइडेंटिफाई होता है पोएम नंबर THCP 220। THCP क्या है वो यहाँ नीचे लिखा हूँ मैं। टेड ह्यूज कंप्लीट पोएम्स नंबरिंग है ये। 220 नंबर पर ये पोएम आती है। ह्यूज महोदय जो है वो क्रो को यूज करते हैं एक्सप्लोर करने के लिए एग्जिस्टेंशियल हॉरर, क्रिएशन, डेथ और एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका थीम भी है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। ये पूरा का पूरा कलेक्शन जो है वो डेडिकेट किया गया था लियोनार्ड बास्किन महोदय को, जो एक अमेरिकन आर्टिस्ट थे और एक स्कल्पचर थे। आर्टिस्ट पूछा गया था, स्कल्पचर पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा डेडिकेशन। लेकिन अगर हम इमोशनल डेडिकेशन की बात करें जो अनऑफिशियल है, जो कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर अनऑफिशियल तौर पर ये पोएम डेडिकेट किया गया था एशिया वेविल को और शूरा को। ये एशिया वेविल और शूरा कौन है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एशिया वेविल जो थी वो इनकी पार्टनर थी। जब इनकी वाइफ सिल्विया प्लाथ का डेथ हो गया था, जो कि वो सुसाइड की थी, उसके बाद इनके साथ इनका रिलेशन था, हालांकि शादी नहीं हुई थी। एशिया वेविल ने अपने 4 साल के बेटे शुरू के साथ एक रूम में अपने आप को बंद कर लिया। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, यानी आप कह सकते हो जो गैस घरों में होता है, गैस पॉइजनिंग के कारण इनकी डेथ हो गई और ये सुसाइड था, इन्होंने खुद जानबूझकर किया था और ये 1969 में हुआ था। और जो पोएम आपने देखा अभी पब्लिश हुआ 1970 में, यानी वही दौर था जब ये पोएम लिखे हुए थे। सिल्विया प्लाथ का भी जो था वो डेथ ऐसे ही हुआ था सुसाइड के तौर पर, और सेम जो टर्म था सुसाइड करने का, गैस पॉइजनिंग, सेम था सिल्विया प्लाथ के साथ भी। टेड ह्यूज महोदय के जो पार्टनर थी और उनकी जो बेटी थी शुरू, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट है जो बास्किन महोदय थे, लियोनार्ड बास्किन, उनकी ड्राइंग जो थी क्रो की, वो बहुत सारे ड्राइंग बनाए थे क्रोज की, उससे इंस्पायर हुए थे ह्यूज महोदय, वो एक पोएम लिखें इस क्रो के बारे में। तो ये ध्यान दीजिएगा, डेडिकेशन भी बास्किन को है और इंस्पायर्ड भी ये बास्किन से हुए थे उनके ड्राइंग से। ये ड्राइंग्स और ये आर्ट, ये जरूर याद रखिएगा कि आर्टिस्ट थे। बात करें थीम्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो 2 एग्जाम में पूछे हुए हैं। एग्जिस्टेंशियल ड्रीड इसमें शो हो रहा है, क्रो विटनेसेस द हॉरर ऑफ क्रिएशन, क्योंकि क्रो यहाँ पर जो है
उसे मानव के तौर पर दिखाया गया है कि वो सृष्टि जब बन रहा होता है, जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा होता है, यूनिवर्स का या कॉस्मिक जब क्रिएशन होती है, उस समय क्रो जो है आसमान में उड़ता है और जो जो देखता है वो यहाँ पोएट आपको लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड दिखाएगा। नेक्स्ट जो है वो है डिके एंड अबांडनमेंट। ये इमेजेस में शो होता है रस्टेड कैन्स की, सोडन शूज की और साइलेंट रूम्स की, जो आपको पोएम में दिखेगा। अनफ्लिंचिंग ऑब्जर्वेशन है, यानी कुछ भी नहीं बचता क्रो के आइज से, हर चीज वो देखता है। सरियलिज्म जो बियॉन्ड ऑफ रियलिटी हो। स्टार्ट करते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन, पर उसके पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो क्रो है, जो नरेटर है, स्पीकर है, जो देखेगा पोएट हमें वो दिखाएगा शब्दों के माध्यम से। तो बहुत सारे मेटाफर्स, बहुत सारे पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज हुए हैं, ध्यान से एक एक करके देखिएगा। क्रो सा द हर्डेड माउंटेन्स। हर्डेड का मतलब वैसे तो जानवरों का झुंड होता है, पर यहाँ जो है माउंटेन्स को, जो ढेर सारे पर्वत है ना, उसे कहा है कि ढेर सारे जानवरों के झुंड की तरह वो पर्वत थे। तो यहाँ इसका मतलब है ढेर सारे पर्वत। तो यहाँ मेटाफर भी है और पर्सोनिफाइड भी है, ये पर्सोनिफिकेशन भी है, क्योंकि माउंटेन्स को ऐसे माना है मानो कि वो जानवर हो, उसमें जान हो, पर्सोनिफाइड की गई है उसे। तो क्रो ने ढेर सारे पर्वतों को देखा, पहाड़ों को देखा। स्टीमिंग इन द मॉर्निंग। स्टीमिंग का मतलब होता है इमिटिंग मिस्ट, जो भाप छोड़ रहे थे सुबह सुबह। सुबह सुबह उसने देखा पहाड़ों को कि पहाड़ों में से वो भाप निकल रहा है। एंड ही सॉ द सी। उसने एक समुद्र देखा। पहाड़ों के बाद शिफ्ट होता है वो, अब वो देखता है सी को, समुद्र को। डार्क स्पाइंड, एक काले रीड टाइप का उसको कुछ प्राणी दिखा उसमें, समुद्र में। इस काले रीड वाले को कहा गया है जैसे कि एक डार्क क्रिएचर, मानो कि एक स्नेक हो, सांप हो बहुत बड़ा। तो ये एक मेटाफर है और सी को पर्सोनिफाई किया गया है एक सांप की तरह, इसलिए पर्सोनिफिकेशन भी है। विद द होल अर्थ इन इट्स क्वाइल, जो पूरे के पूरे पृथ्वी को इसने अपने क्वाइल्स यानी स्पाइरल, जैसे सांप जो है वो लपेट लेता है किसी भी चीज को, वैसे उसने पूरे की पूरी पृथ्वी को लपेट लिया था। अब पोएट शिफ्ट करता है माउंटेन से होते हुए सी की तरफ और अब शी की तरफ से होते हुए स्टार्स की तरफ। अब क्रो जो है वो स्टार्स को देखता है, तारों को देखता है और तारों को बताता है कि तारे कैसे कैसे लग रहे हैं। तारे लग रहे हैं मानो कि फ्यूमिंग अवे, वो धुआं निकाल रहे हो इनटू द ब्लैक। उस रात में आसमान जो है, पूरा का पूरा आसमान जो है वो अंधेरे से भरा हुआ है, तो अंधेरी रात में जो है ये धुएं छोड़ रहे हो। स्टार्स को बताया जा रहा है फ्यूमिंग, तो तारे मानो कि अंधेरे में धुआं छोड़ रहे हो। मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट, ये तारे जो हैं वैसे ही हैं जैसे कि मशरूम हो। ये तारों के लिए ही मशरूम यूज हुआ है, तारों के लिए फ्यूमिंग यूज हुआ है और तारों को ही डिस्क्राइब करता है वायरस भी। तो जो स्टार्स हैं वो मशरूम्स ऑफ द नथिंग फॉरेस्ट हैं। मशरूम्स मतलब एक जहरीले मशरूम जो हर जगह कभी भी कहीं भी हो जाए। नथिंग फॉरेस्ट का मतलब होता है, ये आसमान को नथिंग फॉरेस्ट कहा है। आसमान शून्य होता है इसलिए इसे नथिंग कहा गया है, जीरो होता है आकाश। तो शून्य जंगल में मशरूम की तरह ये तारे जो थे वो फैले हुए थे। क्लाउडिंग देयर स्पोर्स, और ये क्लाउड मतलब बादल होता है पर यहाँ फैलाना है, ये फैला रहे थे अपने स्पोर्स को। स्पोर्स मतलब होता है फंगी, फंगी को जैसे इन्फेक्शन फैलता है वैसे फंगी, क्योंकि फंगी भी कहीं भी किसी भी तरीके से हो सकता है, उसके लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे कुकुरमुत्ता। तो बादलों में वो फैल रहा था उसके इन्फेक्शन के तौर पर, विषाणु के तौर पर, मानो कि वो वायरस हो गॉड का। जैसे कि गॉड का वायरस होता है वैसे ही इन्फेक्शन की तरह वो फैल रहा था मशरूम पूरे के पूरे आसमान में। वैसे वायरस जो है वो मेटाफर है करप्शन का या डिवाइन डिस्ट्रक्शन का। ही शिवर्ड, वो कांप उठा। ही यानी कि क्रो को पर्सोनिफाइड किया गया है एक मानव के रूप में। वो कांप उठा विद द हॉरर ऑफ क्रिएशन, ये क्रिएशन को देख करके, ये ब्रह्मांड को देख करके, सी कैपिटल है इसलिए ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के इस हॉरर को, ब्रह्मांड के इस भयावहता को देख करके, इतना भयावह लग रहा था उसको, तारे भयावह लग रहे हैं, समुद्र भयावह लग रहा है, माउंटेन्स भयावह लग रहे हैं, उसको देख करके उसे बड़ा भय सा लग गया, कांप उठा वो। इन द हलुसिनेशन ऑफ द हॉरर, हलुसिनेशन मतलब होता है एक इल्यूजन, एक भ्रम। तो उस भय के भ्रम में उसने क्या देखा? ही सॉ द शू, उसने एक शूज देखा। यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई एक वर्ड मिलने वाला है ना आपको, यहाँ पे ज्यादातर वहां दिस का यूज हुआ है, दिस। तो ये दिस जो है ना, ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज हुआ है। दिस का मतलब यह नहीं होगा, दिस जो है वो नॉर्मल यूज हुआ है यहाँ पे, पर वो एम्फेसाइज कर रहा है उस चीज को जो वो दिखा रहा है। दिस, दिस आपको यहाँ कई सारे ऐसे मिलेंगे। तो उसने एक जूता देखा, एक शू देखा, विद नो सोल, जिसमें कोई सोल नहीं था, मतलब जिसका कोई तलवा नहीं था।
रेन सॉर्डन का मतलब होता है सोक्ड विद वाटर, यानी कि जो बारिश से भीग चुका था। तो उसने एक शू देखा जिसके तलवे नहीं थे और जो बारिश में भीग चुका था। कहां पर? लाइंग ऑन ए मूर मतलब बैरन होता है, मतलब सुनसान बंजर जमीन पर पड़ा हुआ वो शू देखा उसने। यहाँ शू जो है वो बता दूं मैं आपको कि शू जो है वो सिंबल है ह्यूमन डिके का। तो द शू इज अ सिंबल ऑफ ह्यूमन डिके एंड एबंडनमेंट। और एंड देयर वाज दिस गार्बेज कैन, और वहां उसने एक गार्बेज कैन देखा, यानी कि एक कूड़ेदान देखा। बॉटम रस्टेड अवे, जिसका जो तलवा था वो जंग से गल चुका था। अ प्लेइंग प्लेस फॉर द विंड, और वो जो कूड़ेदान था वो प्लेइंग प्लेस बन चुका था विंड के लिए, हवा के लिए वो खिलौना बन चुका था। इन अ वेस्ट ऑफ पडल्स, कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा हुआ था वो। हवा इधर से मारती उधर से मारती और वो डाल दी सीधे कीचड़ में। तो हवाओं ने उसको कीचड़ में डाल दिया था इस समय, खेल खेल करके उसके साथ, कूड़ेदान के साथ। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे, विंड को प्लेइंग दिखाया गया है, मानो कि हवा जो है वो खेल रही हो बच्चों की तरह। देयर वॉज दिस कोट, अब उसने एक कोट देखा। इन द डार्क कबर्ड में, एक अंधेरे अलमारी में उसने एक कोट देखा। इन द साइलेंट रूम, यहाँ इन मैंने जो कलर किया है इसका मतलब ये है कि इन जो है वो इसी लाइन में है, ये अलग लाइन नहीं है, लेकिन बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने यहां रख दिया। इन द साइलेंट रूम भी साइलेंट था। इन द साइलेंट हाउस, और घर भी शांत था, यानी कि एक प्रकार से एबंडनमेंट, जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल शांति, खामोशी, अंधेरा कमरा और एक कोट। देयर वाज दिस फेस, और वहां एक फेस था, कुछ ऐसा फेस। स्मोकिंग इट सिगरेट, जो सिगरेट पी रहा था। बिटवीन द डस्क विंडो एंड द फायर्स एम्बर्स, और ये चेहरा जो सिगरेट पी रहा था वो कहां था? वो डस्क विंडो के पास था, ऐसा विंडो जहां पर अंधेरा हो रहा था, शाम हो रही थी, और उसके बगल में पड़ी हुई थी बुझती हुई आग। फायर्स मतलब आग की, एम्बर्स मतलब होता है अंगार, लेकिन वो बुझ रही थी, खत्म हो रही थी वो। कुछ इस तरीके से आप इमेज देख सकते हैं। ये फेस है, ये सिगरेट पीता हुआ, ये एम्बर्स है, फायर्स एम्बर्स, ये डस्क विंडो है, और अब जो आगे आएगा वो आएगा इस कप के बारे में। नियर द फेस, उस चेहरे के पास में। दिस हैंड, उस हैंड के पास में। मोशनलेस, जो कि बिल्कुल खामोश था, जो हिल डोल नहीं रहा था, मतलब हाथ में सिगरेट लिया हुआ वो ऐसे ही पड़ा था। नियर द हैंड, उसके हाथ के बगल में। दिस कप, वो कप पड़ा था, वो इसके बारे में बता रहा कि ये इस हैंड है, ये हैंड मोशनलेस है और हैंड के बगल में एक कप पड़ा हुआ है। क्रो ब्लिंक्ड, क्रो ने ब्लिंक किया, मानो कि वो जो है वो सोच रहा है कि कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूं मैं। तो कौवा पलके झपकाता है। ही ब्लिंक्ड, वो फिर से पलके झपकाता है। नथिंग फेडेड, नथिंग डिसअपियर्ड, लेकिन कुछ डिसअपियर नहीं होता है। उसे लगता है कि मैं 2-3 बार पलके झपकाऊंगा, हो सकता है मैं सपना देख रहा हूं, तो ये चीजें मेरे सामने से हट जाएं, पर कुछ भी हटता नहीं है, डिसअपियर नहीं होता, फेड नहीं होता, धुंधला नहीं होता है। इसका मतलब है कि सब कुछ जो वो देख रहा था वो रियल था, जो वो हॉरर सीन देख रहा था वहां पर। ये रिपीटेशन का यूज हुआ है, ब्लिंक्ड ब्लिंक्ड, जो बताता है कि हेल्पनेस, कैसा असहाय अपने आप को महसूस कर पा रहा था उसमें क्रो। ही स्टेयर्ड एट द एविडेंस, उसने एविडेंस को, जो वहां जितने भी चीजों को देखा उसने, उस एविडेंस को उसने बार बार निहारा, घूरा। नथिंग स्केप्ड हिम, कुछ भी नहीं बचा उससे, उससे कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी छुपा नहीं जो वो देखा नहीं। नथिंग कुड स्केप, पोएट फिर कहता है कुछ बच ही नहीं सकता था उससे। वो ऐसा क्रो था जिसके निगाहों से कुछ छिप भी नहीं सकता था। तो ये एक पैराडॉक्स भी है, नथिंग स्केप्ड और नथिंग कुड स्केप। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे मोटिवेशन मिलती है, पता चलता है कि हमने जो लगातार 3-4 घंटे से बनाई है वीडियो वो आपके लायक है, आपको पसंद आई या नहीं, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।